जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य के संपूर्ण निचोड़ पर आधारित है। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का चयन किया गया है जो एग्जाम में अक्सर आता है। यह यूट्यूब की पहली ऐसी वीडियो है जिसे बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है, ताकि आप यह न कह सके कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लड़ा है। इसलिए वीडियो देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन को देखिए और एग्जाम में बैठ जाइए। इस वीडियो को देखने के पश्चात और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंतिम रीति मुक्त कवि किसे माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंतिम रीति मुक्त कवि किसे माना है? आपका सही उत्तर है बी, द्विजदेव। सही उत्तर है द्विजदेव। अगला प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? आपका सही उत्तर है अ, मिश्र बंधु। सही उत्तर है अ, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? शुक्लानुसार रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? यानी कि शुक्ल के अनुसार रीति काल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? आपका सही उत्तर है स, द्विजदेव। सही उत्तर है स, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, द्विजदेव का समय काल माना जाता है। द्विजदेव का समय काल माना जाता है। आपका सही उत्तर है ड, 1820 से 1861। 1820 से 1861। अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? आपका सही उत्तर है स, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, रस राज के रचयिता इनमें से कौन है? रस राज के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर है स, मतीराम। सही उत्तर है स, मतीराम। अगला प्रश्न है, रीति काल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? रीति काल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अ, सेनापति। सही उत्तर होगा अ, सेनापति। अगला प्रश्न है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था? आपका सही उत्तर है ब, मान सिंह। सही उत्तर है ब, मान सिंह। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई कैसी रचना है? बिहारी सतसई कैसी रचना है? आपका सही उत्तर है ब, मुक्तक। सही उत्तर है ब, मुक्तक। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? आपका सही उत्तर है अ, नाभादास। सही उत्तर है अ, नाभादास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? तुलसीदास कृत किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? आपका सही उत्तर है ब, कवितावली। सही उत्तर है ब, कवितावली। कवितावली में उनके जीवन से संबंधित अधिकांश वृत्तांतों को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, नंददास कृत रास पंचाध्याय कितने अध्यायों में विभक्त है? यानी कि रास पंचाध्याय को कितने अध्यायों में बांटा गया है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अ, 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि रास पंचाध्याय किसकी रचना है? रास पंचाध्याय किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है नंददास। किसकी रचना है? नंददास की। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य में सर्वाधिक रचना करने वाले कवि थे? कृष्ण काव्य में सर्वाधिक रचना करने वाले कवि थे? आपका सही उत्तर है ब, ध्रुव दास। सही उत्तर है ब, ध्रुव दास। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ।
पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु पर ऐसा किसने कहा? सूरदास की मृत्यु पर ऐसा किसने कहा? आपका सही उत्तर है ब विठलनाथ ने। सही उत्तर है ब विठलनाथ ने। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है, यह कथन किसका है? सूफी काव्य की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है, यह कथन किसका है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा स डॉक्टर नगेंद्र। स डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? कबीर दास की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? दोस्तों आपका सही उत्तर है स 1964 ईस्वी। स 1964 ईस्वी में। साथियों यहाँ पर और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि कबीरदास की रचनाओं को किसने संपादित किया? तो धर्मदास ने। कबीरदास की रचनाओं को किसने संपादित किया? धर्मदास ने। किस नाम से संपादित किया? बीजक नाम से। किस नाम से? बीजक नाम से। अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। आपका सही उत्तर है स रामचरण दास। सही उत्तर है स रामचरण दास। अगला प्रश्न है, नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? आपका सही उत्तर है अग्रदास। सही उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? आपका सही उत्तर होगा ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि भक्ति आंदोलन को स्वर्ण काल का युग किसने कहा? भक्ति आंदोलन को स्वर्ण काल का युग किसने कहा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता है। आपका सही उत्तर है गोकुल दास। सही उत्तर है गोकुल दास। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई? पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई? आपका सही उत्तर है द शेरशाह सूरी। सही उत्तर है द शेरशाह सूरी। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा जिसको आप लोग याद रखेंगे कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि किसकी रचना है? योग चिंतामणि किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा रामानंद। इसलिए ऑप्शन स सही है। सही उत्तर होगा रामानंद। इसलिए ऑप्शन स सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा तुलसीदास। सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपका सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? आपका सही उत्तर होगा अर्धमागधी। सही उत्तर होगा अर्धमागधी। इसलिए ऑप्शन बी सही है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, अर्थात किसने शुरुआत की? आपका सही उत्तर है बी जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर है बी जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी मागधी।
मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी का विकास हुआ है। आप लोग याद रखेंगे, किससे? मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 500 कवियों का विवरण संकलित है। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 500 कवियों का विवरण संकलित है। आपका सही उत्तर होगा अ, मिश्र बंधु विनोद। जी हाँ दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद में 500 कवियों का विवरण संकलित है। दोस्तों यहाँ पर और सारे प्रश्न बनेंगे और प्रश्न बनेगा कि मिश्र बंधु विनोद को किसने लिखा है। मिश्र बंधु विनोद को किसने लिखा है? तो मिश्र बंधु ने। और अगला प्रश्न बनेगा कि शिव सिंह सरोज किसकी कृति है? शिव सिंह सरोज किसकी कृति? इसको भी आप लोग अगले याद रखेंगे, ये शिव सिंह सेंगर की। किसके है? शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न बनेगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अगला प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की कृति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर है स, टीकम सिंह। सही उत्तर है स, टीकम सिंह। टीकम सिंह हिंदी वीर काव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? आपका सही उत्तर है स, गद्य काल। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा है। क्या रखा है? गद्य काल। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम रखा है? पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम रखा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अ, भक्ति काल। सही उत्तर होगा अ, भक्ति काल। भक्ति काल को शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल कहा है। क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल को क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत स्वीकार किया है? किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत स्वीकार किया है? आपका सही उत्तर है ब, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 माना है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? आपका सही उत्तर है किशोरी लाल गुप्त। सही उत्तर है अ, किशोरी लाल गुप्त। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम क्या है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसी को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया है। इसी बुक को किशोरी लाल गोस्वामी ने किस में अनुवाद किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में आया था, इसलिए यह प्रश्न ट्रेंडिंग प्रश्न है। इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है, यानी कि समय माना है। क्या समय माना है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया? आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया? आपका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल नाम दिया। इसके साथ साथ इन्होंने चारण काल नाम भी दिया है। आदिकाल को चारण काल नाम भी दिया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आता है। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और भाई बहनों को भी शेयर करें।
दोस्तों अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द राष्ट्रीय भावना। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय भावना आदिकाल के साहित्य में नहीं पाई जाती है। राष्ट्रीय भावना आदिकाल के साहित्य में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक है। आपका सही उत्तर है ब डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है द सन 1883 ईस्वी में। सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि शिव सिंह सरोज किसकी कृति है? तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की कृति है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा द डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे। आपका सही उत्तर है द मिश्र बंधु। जी हाँ दोस्तों, मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? इसका सही उत्तर है स श्रृंगार रस। विशलदेव रासो का प्रधान रस है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? आपका सही उत्तर है ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ब हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। आपका सही उत्तर है ज आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आपका सही उत्तर है ब रासक। जी हाँ दोस्तों, रासक शब्द से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? आपका सही उत्तर है अ मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है अ मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? आपका सही उत्तर होगा स भारत भारती। सही उत्तर होगा स भारत भारती। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष है। आपका सही उत्तर होगा स 1914। स 1914। साथियों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि प्रिय प्रवास काव्य किसकी है? प्रिय प्रवास काव्य किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास रचना है।